हेलो। आज जो है केमिस्ट्री में हम विद्युत रसायन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आप जानते हो, गैल्वेनिक सेल के नाम से। तो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल और इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है। ओके। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल। दोनों अलग अलग हैं। पहले आज हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम में है। देखो, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक है विद्युत और एक है रासायनिक। यानी विद्युत से आया है यहां पर विद्युत ऊर्जा और रसायन से आया है रासायनिक ऊर्जा। तो यहां से इधर ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसकी एक बार और परिभाषा बोल देता हूं। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है। इसे गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने इस पर काम किया, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने भी इस पे काम किया था, इसलिए इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ये वैज्ञानिकों के नाम क्या है। इस सेल के लिए एक ट्रिक याद रखो आप, है ना, बढ़िया है। वो ट्रिक है, एक वर्ड आता है लोन। ठीक है, LOAN, लोन शब्द से आप याद रखिए। L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है निगेटिव। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट में उल्टे हाथ पे, है ना। देखो मैं अभी समझाऊंगा आपको। O मतलब ऑक्सीडेशन, ये क्रिया है, इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है। A का मतलब हो गया एनोड और N का मतलब निगेटिव, है ना, ऋणात्मक भाग है, ये निगेटिव पार्ट है। तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं सेल का। कहने का मतलब जब हम ये सेल बनाएंगे तो इस सेल के ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है ना। इस सेल के हम जो लेफ्ट में लिखेंगे वो एनोड होगा, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वो निगेटिव पॉइंट बनाएगा। तो अच्छा देखो, जो राइट में होगा, है ना, उस पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन के विपरीत क्रिया कौन सी होती है, रिडक्शन, यानी अपचयन। और एनोड की जगह क्या हो जाएगा, कैथोड, और निगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। हम ये देखें कि सेल को बनाते कैसे हैं। सेल का जो निर्माण होता है उसमें आप देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं,
बेटा इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के, एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो हम यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, एक एनोड और एक कैथोड बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है सेल को वो हम देखते हैं। इसमें एक यहां पर एक बर्तन लिया जाता है, इस बर्तन में हम एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देते हैं। जैसे हमने इसमें भर दिया ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन, एक्वास सॉल्यूशन, जलीय विलयन भर दिया। इसको कैसे बनाते हैं इस विलयन को? ZnSO4 को आप पानी में घुल के ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका कितना लेना है? 1 मोल लेना है। 1 मोलरता वाला विलयन ये आपको बनाना है। मतलब इसमें 1 मोल ZnSO4 घुला हुआ है। 1 मोल ZnSO4 का अर्थ होता है, इसका भार कितना है? देखो भार 65 जिंक का, इसका 32 और इसका 16 सोचो 64 है ना। तो 4 2 6 5 11 का 1 6 7 3 10 6 161 ग्राम ZnSO4 लेकर आप उसे पानी में घोल दीजिए। जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 1 मोलरता वाला विलयन कहलाएगा। तो हम ये 1 मोलरता वाला विलयन ले लेते हैं और इसके भीतर हम एक छड़ डुबो देते हैं जो रहती है जिंक की। ये छड़ काहे की है? जिंक की। ध्यान रहे जिस छड़ को आप डुबो रहे हो वो विलयन उस छड़ का लवणीय विलयन होना चाहिए। तो जिंक का लवणीय विलयन है ZnSO4। ये छड़ जो है सॉलिड है, जिंक की है और हमने ZnSO4 के विलयन में डुबो दी है। अब हम क्या करते हैं कि जिंक एनोड का काम क्यों करेगा यहाँ पे, और एक हम लेंगे कॉपर। ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है? एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान होते हैं और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता और ये दान करेगा और ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसमें जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड का काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों धातुओं में से देखो, 2 व्यक्तियों को अगर आप लड़ाओगे तो एक जीतेगा, एक ज्यादा ताकतवर रहेगा, एक कम रहेगा। किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में एक दाता और एक ग्राही है मान लो, तो जिंक और कॉपर में से दाता कौन है? जिंक है, तो कॉपर क्या हो गया? अपने आप में ग्राही हो गया। तो जिंक जो है वो दाता है, कॉपर जो है ग्राही, क्योंकि ये अधिक सक्रिय धातु है कॉपर की तुलना में। इन दोनों धातुओं में ज्यादा सक्रिय कौन है? जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कुछ इस तरह से होता है 2 8 18 2। तो ये अपनी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा, ये ऐसा। तो जिंक दान करेगा, कॉपर ग्रहण करेगा। ठीक है, अब देखिए हम एक और छड़ लेते हैं, एक और बर्तन लेते हैं। यहाँ पर इस बर्तन में हम जो है सॉल्यूशन भरते हैं कॉपर का यानी कॉपर सल्फेट का। तो हम इसमें सॉल्यूशन भरते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक्वास सॉल्यूशन भर देते हैं। इसके भीतर हम एक छड़ डुबो देते हैं और ये छड़ जो है कॉपर की छड़ होती है। काहे की होती है? कॉपर की एक छड़ होती है ना। ये हो गया। अब इस छड़ को यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर धारामापी है ना। गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद एक तांबे के तार से हम इसका इसमें कनेक्शन कर देते हैं, या किसी भी तार से, कोई सा भी चाल रखा।
चाहो तो इसमें पूंजी लगा दो, नहीं लगाओ कोई बात। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, पूंजी लगा देते हैं, चलो ये के पूंजी हो गई। जैसे ही हम इसको टच करेंगे क्या होगा, ये जिंक की छड़ है ना, ये ज्यादा सक्रिय है, तो इसमें क्रिया होगी। अब क्रिया कौन सी होगी हम बताऊंगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे वो बता देते हैं। किसी इलेक्ट्रोड विभव एक शब्द है इसमें, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु की छड़ को उसके लवण के बने विलयन, जैसे जिंक है तो इसका लवणीय विलयन कौन सा हो गया, ZnSO4। किसी धातु की छड़ को उसके लवण के बने विलयन में अगर डुबो दिया जाए तो उस धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगी या ग्रहण करेगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, दान करेगी। कैसे दान करेगा, ये जैसे सपोज करो जिंक क्या है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो एक सिंगल परमाणु है जिंक का, ये जिंक का परमाणु क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो क्या हो जाएगा, 2 एक जिंक का आयन बन जाएगा। तो इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक का परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो ये दान करेगा तो छड़ ये इधर चले जाएंगे और जो जिंक आयन है वो आयन काय में चले जाएंगे, विलयन के भीतर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, इस छड़ पर इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दान किए। और हमने पढ़ा है कि जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रक्रिया होती है वो उस कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण जो हो रहा है उस छड़ को आप क्या बोलोगे, एनोड बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो इस पर क्या हुई, अपचयन की क्रिया हुई कॉपर की छड़ पर, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन दान किए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए और जिंक का एक परमाणु आयन के रूप में काय में समा गया, विलयन के अंदर समा गया, है ना। यानी इसमें कौन सी क्रिया हुई, जिंक ने, ये अभी कौन से रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो ये विलयन में समा गया, एक्वाट, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भीतर चले गए, यहाँ पे इधर से हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ क्या हुआ, अब कॉपर जो है, कॉपर तो खुद एक धातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से तो रहा। तो जब कॉपर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ग्रहण कौन करेगा उन इलेक्ट्रॉन को, कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये जो CuSO4 है ये करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, इस छड़ के पास आ गए थोड़ी देर के लिए, है ना। अब ये जो कॉपर है, सल्फेट है, ये क्या होगा, जब टूटेगा तो क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा ऐसे। तो इस विलयन के भीतर क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन, क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन, ये टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये विलयन। अब इसमें ये जो कॉपर है ये जाएगा इस छड़ के पास, ठीक है। इसमें ये कहां से आया, ये जिंक इसमें विलयन के भीतर आया, यानी छड़ से विलयन में जिंक आया और इसमें विलयन में से कॉपर कहां गया, क्यूप्रिक आयन कहां गया, छड़ के पास गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये कौन गया, क्यूप्रिक आयन। तो ये क्यूप्रिक आयन गया, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो ये काहे में बदल गया, कॉपर में। ये क्या था, विलयन अवस्था, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये क्या हो गया, सॉलिड अवस्था। कहने का मतलब ये कॉपर का जो आयन है यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, उदासीन हो गया और उदासीन होकर यहाँ चिपक गया। अब क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो परिपथ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अधूरा परिपथ है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बंद परिपथ होता है, ये भी खुला है ना, यहाँ बंद परिपथ होता है, पूरा सर्किट बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, अभी अधूरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हमें पूरा करना है। वो पूरा कौन करेगा, पूरा करेगा इसको लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है, इन दोनों विलयनों को मिलाने वाला, तो एक सेतु बनाते हैं
सेतु क्या होता है, दो को जोड़ने वाला। एक नली लेते हैं खोखली, ठीक है, देखो ये एक नली है खोखली, ऐसा। इस खोखली नली में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है अगर अगर। शैवाल जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं समुद्र में, है ना, उनमें से एक शैवाल के द्वारा चाशनी जैसा एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम अगर अगर नाम से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब एक तगारा लेंगे, उस तगारे में ये अगर अगर पदार्थ डालेंगे, है ना, फिर इसमें एक ऐसा लवण डालेंगे जो आमतौर पे कह सकते हो कि अक्रियाशील हो एक प्रकार का, जैसे KCl डालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस अगर अगर में हम पोटेशियम क्लोराइड का चूर्ण डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और जब ये मिक्स हो जाए, है ना, तब हम इसमें गरम गरम अवस्था में इसको भर देंगे। जब हम इसको भर देंगे तो ये बाद में जम जाएगा और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसा शहद के छत्ते में होता है। तो यहाँ पर ये कैसे इसमें हो गया, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गई पूरे में। ये यू आकार की नली है। इस पूरे ये हमने बनाया, इसमें क्या है, KCl, इसको हम बोलेंगे लवण सेतु। ये लवण सेतु हम औंधा करके इसका एक सिरा इसमें और एक सिरा इसमें डुबो देते हैं, ये ऐसे, इस तरह से। इसमें क्या भरा हुआ है, KCl, और इसका नाम क्या है, लवण सेतु। अब क्या होगा, ये लवण सेतु दोनों विलयनों को, यानी ये विलयन इधर से इधर नहीं आ सकता, ये इधर से इधर नहीं आ सकता, है ना, इसमें केवल आयन गमन करते हैं, केवल आयन गमन करते हैं, यानी दोनों विलयनों को प्रत्यक्ष रूप से मिलने नहीं देगा, ठीक है, परिपथ पूर्ण हो गया। अब देखो क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब अगर ये एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ये प्रोसेस होती रही, इस पर कौन सी क्रिया हो रही है ना, इस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो इधर कौन सी क्रिया हो गई, रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है। ये जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये एनोड हो गया। और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो कैथोड हो गया। यहाँ पर जो जिंक है ये कौन सा ध्रुव है, इसका ऋणात्मक ध्रुव है, और ये कौन सा है, इसका धनात्मक ध्रुव है, वो अपन और बता देंगे। अब देखिए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किया, कॉपर छड़ ने इलेक्ट्रॉन दान किया। अब जैसे जैसे ये एक और परमाणु, सेकंड दूसरा परमाणु आया तो उसने इलेक्ट्रॉन दान के इधर आ गया, ये क्रिया हुई तो जिंक आयन और आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी कॉपर आयन यहाँ चला गया तो यहाँ कौन बढ़ गया, सल्फेट आयन बढ़ गया, क्योंकि कॉपर आयन यहाँ चला गया और यहाँ जाने के बाद वो उदासीन हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और वो इस पे चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये छड़ जो है ये धीरे धीरे घटेगी, टूटेगी ना, गलेगी, और ये धीरे धीरे मोटी होगी। तो ये छड़ जो है ये धीरे धीरे इसका सिंगल एक एक परमाणु जो है वो टूटता चला जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और आयन जो है वो जिंक आयन के रूप में विलयन में आता चला जाएगा। तो समय अनुसार धीरे धीरे ये छड़ पिघलेगी और इस विलयन में जिंक आयनों की संख्या बढ़ेगी और इधर क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट जो है इसमें से कॉपर आयन निकलकर इधर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होता चला जाएगा और इस छड़ जो है इस पे चिपकते चले जाएंगे। तो ये छड़ मोटी होती चली जाएगी और विलयन में सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है पुरानी क्लासेस में 10वीं में कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई, विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत
विद्युत धारा की दिशा होती है, तो ये जो कैथोड है इससे एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होती है और विद्युत धारा की दिशा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो कैथोड जो है इधर प्लस है, धन आयन है, इधर ज्यादा है ना, विद्युत इधर से इधर जा रही है, कम की ओर जा रही है, तो ये प्लस और ये माइनस। दूसरा, अब देखो इसमें एक समय बाद विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उसका कारण समझो। इसमें क्या हो रहा है, जिंक आयन धीरे 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 बहुत सारे आ रहे हैं, तो जब ये बहुत सारे विलयन में बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठा हो जाएंगे तो आने वाले जिंक आयन को प्रतिकर्षित करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे सल्फेट आयन आ जाएंगे, तो ये जो क्यूप्रिक आयन है जो इस छड़ के पास जा रहा है, ये सल्फेट आयन, इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है, तो ये इसको आकर्षित करेंगे, जाने नहीं देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, आने वाले नए जिंक आयन को ये बहुत सारे जिंक आयन प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सल्फेट आयन जो है ये इस क्यूप्रिक आयन को यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा एंड विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी। तो ये लवण सेतु क्या काम कर रहा है, लवण सेतु विद्युत धारा को बहने से बंद नहीं होने देगा। कैसे, देखिए ये जो KCl है ये डिवाइड होगा, तो KCl आयनित हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसमें जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन गमन करेंगे इधर, और जो पोटेशियम आयन है वो गमन करेंगे इधर। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन इधर जाएगा, इधर कौन है, जिंक है, जिंक आयनों की सांद्रता बहुत सारी है इसके भीतर, है ना। अब ये क्लोराइड आयन इधर गया तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो कितने क्लोराइड आयन जाएंगे, 2, आपस में क्रिया कर लेंगे तो ये बन जाएगा ZnCl2। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये सॉलिड फॉर्म में इसके नीचे यहां पर जम जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में ZnCl2 जो है वो इसके भीतर यहां पे जमेगा। ये क्या है, ये है ZnCl2, ये वाला ZnCl2 इसमें जम जाएगा। इससे क्या होगा कि जिंक आयन जो है ये क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ क्रिया करते रहेंगे, तो ये खत्म हो जाएंगे, पेंदे में बैठ जाएंगे, और इसमें ये छड़ जो है धीरे धीरे टूट टूट कर आती रहेगी आयन के रूप में, और इधर इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो विद्युत धारा बहती रहेगी। इधर क्या होगा, इधर जो है ये पोटेशियम आयन आया, तो इधर कौन ज्यादा है, सल्फेट आयन ज्यादा है, तो पोटेशियम आयन जो है वो 2 की संख्या में आएंगे, एक सल्फेट आयन से क्रिया करेंगे, है ना, ये इधर आए सल्फेट आयन, तो ये क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये पोटेशियम आयन इधर से आते चले जाएंगे, सल्फेट आयन से क्रिया करते जाएंगे, और इन सल्फेट आयनों से क्रिया करते करते, है ना, यहाँ पर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा जो सॉलिड अवस्था में रहेगा और पेंदे में बैठ जाएगा K2SO4। ठीक है, तो ये पेंदे में बैठा रहेगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। अब आप देखो कि सेल में जो क्रिया हो रही है, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। अब मैंने जो चित्र बनाया इसमें देखिए ये राइट है और ये है लेफ्ट साइड, है ना। तो यहां देखिए ये पढ़िए, लेफ्ट में जो रहेगा उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, वो सेल का एनोड बनाएगा और सेल का ऋण ध्रुव कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसका अपोजिट राइट हैंड में जो रहेगा उस पर अपचयन की क्रिया होगी, वो कैथोड बनाएगा और इसका पॉजिटिव बनेगा। कैथोड है, इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है और ये सेल का धन ध्रुव होता है और राइट हैंड में लिखा जाता है। तो ये हो गया सेल का चित्र। अब बात करते हैं सेल अभिक्रियाओं की। तो देखो पहले हमेशा कभी भी अभिक्रिया लिखना हो तो सेल में पहले एनोड पर अभिक्रिया लिखी जाती है और उसके बाद कैथोड पर अभिक्रिया लिखी जाती है। तो पहले हम लिख देते हैं एनोड पर क्रिया। एनोड पर जो क्रिया है वो
कैसे लिखेंगे, कौन सी क्रिया हो रही है, देखो नोट पर ये वाली क्रिया हो रही है। तो Zn जो सॉलिड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और काय में आ जाएगा एक्वा सॉल्यूशन। ये कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीडेशन, अर्थात आप लिख सकते हो हिंदी में ऑक्सीकरण। फिर कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, तो कैथोड पर ये वाली क्रिया हो रही है ना। क्यूप्रिक आयन जो है वो देखिए, क्यूप्रिक आयन जो है जो जलीय विलयन अवस्था में है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और कॉपर बना देगा सॉलिड फॉर्म में। अब संपूर्ण अभिक्रिया देखिए, संपूर्ण अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, इन दोनों को जोड़ना रहता है। तो तीर के निशान के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो जो इक्वल है, जो जो बराबर है, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए कौन बराबर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं। तो ये कट गया और बाकी ऐसा एज लिख दो। तो इधर बचा क्या, ये और ये, तो जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस क्यूप्रिक आयन जलीय विलयन में, है ना। इधर क्या ले गया, जिंक जलीय विलयन में आ गया और कॉपर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गई इसकी संपूर्ण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ये कौन सा, रिडक्शन अर्थात अपचयन। तो ये एक प्रकार की संपूर्ण अभिक्रिया हो। अब इस सेल का एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सेल सूत्र। सेल को लिखा कैसे जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 खड़ी पाई लगा देते हैं। ये जो 2 खड़ी पाई है ये शो करती है लवण सेतु को, ये वाला लवण सेतु। अब इसका एक साइड हो गया लेफ्ट और एक साइड हो गया राइट। इसकी जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड में कौन है, जिंक है, इस पर ये क्रिया हो रही है, तो जिंक है ना। तो इसमें किसमें कौन डूबा हुआ है या कौन किसमें बदल रहा है, ठीक है। तो यहां देखो ये बदल रहा है इसमें, मतलब जिंक जो है वो डूबा हुआ है जिंक आयन में, और इधर इधर क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन जो है ना, उसका ये जलीय विलयन है और इसमें डूबा हुआ है कॉपर। अब यहाँ पे ये जो खड़ी पाई है ना, ये इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धसेल। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड हमारा बना है कॉपर का और एक इलेक्ट्रोड बना है जिंक का, ठीक है। इसमें ये है एनोड और ये है कैथोड, ये है हमारा ऋण ध्रुव और ये है हमारा धन ध्रुव, ठीक है। तो एक अर्धसेल ये, एक अर्धसेल ये। तो ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं हम सेल सूत्र या सेल निरूपण, यानी पूरे सेल को संक्षिप्त में ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। किसी भी सेल को आप इस तरह से लिख सकते हो। इसमें विद्युत रासायनिक सेल के लिए या गैल्वेनिक या वोल्टी सेल के लिए ये सेल काम करेगा। ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया ये है डेनियल सेल की क्रियाविधि या डेनियल सेल। कभी इसका पूछ ले कि कैसे बनाते हैं, एक बर्तन में, एक पात्र में, है ना, कुचालक पात्र में ZnSO4 का 1 मोलरता वाला विलयन भरकर उसमें जिंक की छड़ डुबो देते हैं। दूसरे पात्र में CuSO4 का जलीय विलयन लेकर उसमें कॉपर की छड़ डुबो देते हैं। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। जब दोनों छड़ों को एक विद्युत तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। इसमें एनोड, जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है और कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य करती है। जिंक पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कॉपर पर अपचयन की क्रिया होती है। जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की छड़ पर आते हैं। इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं और इसे निम्न सेल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इतना है, ये लिखा जाता है। तो
उम्मीद है कि आपको सेल समझ में आया होगा। इसमें एक और सूत्र होता है सेल का विभव ज्ञात करने का सूत्र, सेल विभव का सूत्र। सेल विभव में क्या होता है, सेल का विभव बराबर कैथोड माइनस एनोड, अर्थात विभव किसका ज्यादा है, विभव यहाँ का ज्यादा है, कैथोड का विभव हमेशा ज्यादा रहता है एनोड के विभव से। तो सेल विभव कैसे पता करेंगे, अधिक विभव में से कम को घटा देंगे, यानी कैथोड के विभव में से एनोड के विभव को घटा देंगे तो हमें सेल का विभव पता चल जाएगा। तो एक ये सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से भी हम जो है सेल का विभव पता कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।